छोटी, इतनी देर हो गई, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? नमल की बड़ी बहन सनम, जो रात के 1 बजे जग में पानी भरने की गर्ज से नीचे किचन की तरफ जा रही थी, नमल के रूम की लाइट्स ऑन देखकर इसके रूम की जानिब आ गई। आपो, मैं बस सोने लगी थी। बस ये लास्ट टॉपिक है, क्लियर कर लूं फिर सो जाऊंगी। नमल, जो किताबों में सर दिए बैठी थी, अपनी बड़ी बहन की आवाज सुनकर सर उठाकर उन्हें जवाब दिया। सादा लाइन का सूट पहने, मासूम सा सफेद खूबसूरत चेहरा, जिस पे बड़ी बड़ी गजाली आंखें, जिसमें जुगनू नाच रहे थे, कमर से नीचे तक आते काले घने बाल जो इस वक्त खुले छोड़े हुए थे। सो जाओ नमल, कितना पढ़ती हो? वक्त देखा, रात का 1 बज रहा है और तुम जाग रही हो। सनम ने पानी का जग साइड टेबल पे रखते इसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। आपको पता तो है ना, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने जाना है। मेरा ख्वाब है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊं। अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो सिलेक्ट कैसे होंगी? अगर मैं सिलेक्ट नहीं होंगी तो मेरा ख्वाब कैसे पूरा होगा? नमल ने किताबें समेटते उन्हें अपने ख्वाब से रोशनास करवाया। गुड़िया, तुम्हें ऑक्सफोर्ड ही क्यों जाना है? यहाँ पाकिस्तान में भी तो कितने अच्छे अदारे हैं, तुम यहाँ पढ़ लो। सनम ने इसके हाथ पे हाथ रखते हुए समझाना चाहा। ओहो आपी, नहीं ना, मुझे ऑक्सफोर्ड ही जाना है। कितनी औसम है ना वो, और वहाँ की स्टडी भी कितनी जबरदस्त है। नमल ने तसव्वुर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सोचते चहकते कहा। हाँ मेरी माँ, मुझे पता है। अब चलो शाबाश, सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है तुमने। सनम ने उठते हुए कहा। जी जी आपो। हमजा मलिक एक आज़ाद ख्याल और मेहनतकश टीचर थे। उन्होंने अपनी मेहनत से ही 2 मंजिला मकान बनाया था, जिसमें 3 कमरे, एक गेस्ट हाउस, ओपन किचन और एक छोटा सा हॉल था। हॉल में एक बड़ा टीवी और सोफा सेट था। छोटा सा मगर साफ सुथरा घर उनकी मेहनत का नतीजा था। उनकी शादी उन्होंने अपनी पसंद से अपनी क्लास फेलो रामीन बेगम से की थी। रामीन बेगम एक खुश इखलाक और हर हालात में सब्र शुक्र से काम लेने वाली खातून थी, और इनके घर को जन्नत उनकी बेटियों ने बनाया था। अल्लाह पाक ने उन्हें 2 बेटियों की नेमत से नवाजा था। बड़ी बेटी सनम मलिक, जिसने हाल ही में ग्रेजुएशन की थी। सनम का रिश्ता मिस्टर हमजा मलिक ने अपने भाई के बेटे शहरियार से बचपन में ही तय कर दिया था। उसके बाद आती है हमजा मलिक की छोटी बेटी नमल मलिक, जो अभी 12वीं जमात की तालिबे इल्म थी। नमल का बस एक ही ख्वाब था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। और बस उसे इंतज़ार था सिलेक्शन लिस्ट का, क्योंकि उसका ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाला था। मिस्टर हमजा और रामीन बेगम की जान बसती थी अपनी दोनों बेटियों में। लोग मुझे फाज इब्राहिम के नाम से जानते हैं। अरे भाई, यूनिवर्सिटी का किंग हूं मैं, और तुमने मुझसे पंगा लेने का सोचा भी कैसे? हाँ, 6 फुट से निकलता कद, गोरी रंगत, ग्रे चमकती आंखें, एक गाल पे पड़ता डिम्पल, खूबसूरत नैन नक्श वाला ये वजी शख्स, जिसे देखकर लड़की इस पे दिल हार बैठे। इस वक्त ब्लैक हुड पे ब्लैक ही पैंट और जॉगर्स पहने वो काले रंग का बादशाह मालूम हो रहा था। गोल्डन शाइनी बालों को जेल से सेट किए यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में खड़ा एक लड़के की कॉलर पकड़े घुर्रा कर अपनी खालिस इंग्लिश में कहा उसने। उसकी आवाज सुनकर लड़का थर थर कांपने लगा। लिसन टू मी फाज, आई डिडंट डू एवरीथिंग, प्लीज बिलीव मी। मेरी बात सुनो फाज, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करो। लड़के ने डर डर के ये अल्फाज अदा किए थे। ओ रियली, वाकई? फाज ने होंठों को गोल घुमाकर इससे कहा था। यस यस, रॉबिन टोल्ड मी टू डू ऑल दिस। हाँ हाँ, रॉबिन ने मुझे कहा था ये सब करने को। इस लड़के ने फिर से अपनी सफाई पेश की थी। रॉबिन कम हेयर। उसने गुस्से से रॉबिन को आवाज दी, जो डरता डरता इसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। फाज डर के मारे इसकी आवाज तक हलक से नहीं निकल रही थी। अभी वो अपनी सफाई में कुछ कहता, नाक पे पड़ने वाले मुक्के ने इसे हिला कर रख दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बारे में प्रोफेसर जॉनसन से शिकायत लगाई? फाज एक बार फिर धाड़ा और आंखों ही आंखों से अपने फ्रेंड्स को इशारा किया, जो इसका इशारा मिलते ही इन दोनों लड़कों पे टूट पड़े थे। स्टॉप, लेट्स गो। इन दोनों लड़कों की हालत देख, जो बिल्कुल मरने जैसे हो गए थे, इसने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा किया और आगे की जानिब चल दिया, जबकि इसके दोस्त इसके पीछे पीछे वहां से वॉकआउट कर गए। फाज इब्राहिम एक खुदसर बिगड़ा नवाबजादा, इंतहा का बदतमीज, हर किसी को अपनी जूते की नोक पे रखने वाला। तमीज तो इसके सर के ऊपर से गुजर जाती है। उसका ताल्लुक रॉयल फैमिली से था
और उसको अपने पैसे पे इंतहा का घमंड था। होता भी कैसे ना, वो था भी इतना अमीर। फाज के पेरेंट्स में सिर्फ उसका बाप ही था। जब वो 4 साल का था उसकी माँ और उसकी 1 साल की छोटी बहन की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम यानी फाज के फालद उसके लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गए थे। जो चीज उसे पसंद आ जाती उसके कहने से पहले उसके वालिद उसके सामने लाकर खड़ी कर देते। यही वजह थी कि वो इतना मगरूर हो गया था। अरे छोटू बेबी, क्या हुआ आपको? ओ, आपको तो चोट लगी, कैसे लगी चोट? नमल जो कॉलेज से वापसी बाद अपने घर की गली की तरफ मुड़ने वाली थी, सामने खरगोश के एक छोटे से बच्चे को जख्मी देख उसे उठा के यहाँ वहां देखती बोली थी, शायद यही इसकी माँ मिल जाए। यहाँ तो कोई नहीं, चलो बेबी मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। वो इसे उठाए अपने घर की तरफ चल दी। नमल, इतनी देर क्यों कर दी आने में? बस लेट हुई थी क्या? और ये किसे उठा लाई हो? नमल की माँ किचन से बाहर निकल रही थी तो सामने नमल को देखते कहा, क्योंकि नमल कॉलेज अपने कॉलेज की बस पे ही जाती थी और बस ड्राइवर उसे घर की गली के सामने उतार देता था। क्योंकि नमल का घर गली में 15 मिनट की दूरी पे था, मगर आज वो लेट हो गई थी। तभी उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में इसे देर आने की वजह पूछ रही थी। हाँ वो मामा जानी, मैं आ रही थी, फिर मैंने रास्ते में इस बेबी को देखा, इसलिए लेट हो गई। देखें इसके पैर पे लगी है। इसका इशारा खरगोश के पैर की तरफ था जहां से अब भी थोड़ा खून निकल रहा था। अच्छा तुम जाओ फ्रेश हो जाओ और इसकी भी मरहम पट्टी कर दो। जी अच्छा, नमल ने इतना कहा और अपने रूम की जानिब चल दी। हे बेबी, व्हाट हैपेंड? फाज अपने फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ क्लब आया था। जब भी फाज की गर्लफ्रेंड रोज ने इसकी थोड़ी पे हाथ रखते फिक्रमंदी का तड़का लगा के पूछा, जिस पे फाज ने नखवत से इसका हाथ झटका। फाज भले ही बिगड़ा नवाबजादा था, उसकी गर्लफ्रेंड आए दिन बदलती रहती, मगर उसने कभी अपनी हदें पार ना की थी। हे डोंट टच मी अगेन। फाज जो सिगरेट के कश भर रहा था कि रोज के हाथ लगाने से सिगरेट पैर के नीचे मसलते इसने इसे घूरते कहा, जिस पे इसने जल्द ही हाँ में सर हिलाया, क्योंकि वो वाकिफ थी फाज के गुस्से से। सॉरी बेबी, रोज ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जिस पे फाज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हेलो या डैड, ओके आई एम कमिंग। अभी 5 मिनट ही हुए थे फाज को अपने बाप की कॉल आ गई थी, जिस पे इसने फौरन रिसीव करके कान से लगाई और वहां से बिरोनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा लिए। ओहो बेबी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सॉरी। नमल ने रात के खाने के बाद फिर से खरगोश की चोट की ड्रेसिंग कर रही थी, साथ आहिस्ता आहिस्ता फूंक भी मार रही थी। छोटी वो मैं। सनम जो इसके कमरे में दाखिल होते इसे कुछ कहने वाली थी के सामने ही इसे रोते खरगोश के जख्म पे फूंक मारते देख इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। क्या हुआ गुड़िया, तुम रो रही हो? सनम ने इसके आंसू साफ करते फिक्रमंद लहजे में कहा। हाँ वो देखो ना, बेबी बनी को कितना दर्द हो रहा होगा ना, कितनी चोट लगी है इसे। नमल ने बन्नी की जख्मी टांग अपने बहन के सामने करते कहा। ओहो, तुम इसलिए रो रही हो मेरी मासूम बहन? रो तो नहीं, तुमने पट्टी बांध दी है, अब इसे दर्द नहीं हो रहा होगा। सनम ने इसे सीने से लगाते इसकी पीठ थपकते कहा। सच में आपो? नमल ने अपनी छोटी सी नाक टिश्यू से रगड़ते कहा। हाँ बिल्कुल। अब बताओ इसका नाम क्या रखा है? सनम ने इसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, वरना वो फिर से रोना शुरू कर देती। नाम? नमल ने ना समझी से बहन की तरफ देखा। हाँ भाई, अब तुम इसे हमेशा बेबी कहोगी क्या? नहीं नहीं रुके, मैं जरा सोचती हूँ। इसने थोड़ी पे हाथ रखते इसका नाम सोचने लगी। हाँ तो इसका नाम है गोलू। कुछ देर सोचने के बाद कहा, गोलू ये कैसा नाम है? हाँ ना, देखिए ये गोलू मोलू सा तो है। नमल का इशारा इसके नरम बालों से भरे वजूद की तरफ था। गुड, सनम ने कहा। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सनम अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और नमल गोलू को बिस्तर में अच्छे से कवर करके स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गई। कहाँ थे तुम? फाज के वालिद ने रोबदार आवाज में इससे इस्तफसार किया। डैड फ्रेंड्स के साथ था। फाज ने भी सर झुकाए अदब से जवाब दिया। फ्रेंड्स के साथ कहाँ? दाऊद इब्राहिम ने एक बार फिर पूछा। डैड यहीं बाहर था, और कहाँ जाऊंगा मैं? और रेली, आप फ्रेंड्स के साथ बाहर इधर उधर ही घूम रहे थे? तो क्लब में कौन था? हाँ, और ये रोज कौन है? डैडी आप मुझ पे चेक लगा रखा है? फाज ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। हाँ, क्योंकि जनाब आपके काम ही ऐसे हैं कि आप पे चेक लगाना पड़ रहा है। सुधर जाओ फाज, तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
सीरियसली डैड? फास्ट जो क्लब में अपने डैड की बात सुनते ही घर पहुंचा था, आगे से इनकी बात सुनकर बजाय सॉरी कहने के भड़क ही उठा था। पीछे मिस्टर दाऊद इब्राहिम नफी में सर हिलाते रह गए थे। आज संडे था तो नमल की कॉलेज की छुट्टी थी और हमजा मलिक भी घर पे थे। मलिक हाउस का ये असूल था कि हर संडे घर पे ही गुजारा जाता था और सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के बातें करते और सारा दिन एक साथ गुजारते। और आज तो नमल की फुप्पो की बेटी भी आई हुई थी। शाजिया अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी। हाँ भाई, कहाँ है हमारी गुड़िया, नजर नहीं आ रही? मिस्टर हमजा ने नमल को लाउंज में ना पाकर अपनी बड़ी बेटी से पूछा। बाबा जान, आज आपकी लाडली को खीर बनाने का शौक चढ़ा है, सुबह से वही बनाने में लगी हुई है, सनम ने गर्मजोशी से बताया। अच्छा, अल्लाह खैर करे। आ जाएं, खाना खा ले, बन गया है। अभी वो कुछ और कहते कि मिसेस मलिक ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलवा लिया और सब डाइनिंग टेबल की जानिब चल दिए। बाबा जान, मैंने खास आपके लिए खीर बनाई है, आप पहले वो खाएं, नमल ने पुरजोश होकर कहा। हाँ भाई, सबसे पहले हम अपनी गुड़िया के हाथ की बनाई खीर खाएंगे। अरे वाह, जबरदस्त, लाजवाब बेटा, बहुत टेस्टी है। हमजा साहब ने पहला चम्मच खाते ही तारीफ की बौछार कर दी, जिससे नमल की गर्दन फखर से अकड़ गई। हम भी खाएंगे मामू खीर, शाजिया ने भी कटोरी में खीर निकालते कहा। अभी उसने एक चम्मच ही लिया था कि इसका हलक तक कड़वा हो गया और इसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले थे कि सबने एक साथ होंठों पे उंगली रखते उसे खामोश रहने का कहा। हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त है निम्मो, शाजिया ने भी झूठी तारीफ करते कहा। अच्छा, हम भी खाकर देखते हैं। नमल ने भी कटोरी में खीर निकालनी चाही। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ हम लोग खाएंगे, तुम दोबारा बना लेना अपने लिए, ठीक है? सनम ने इसके हाथ से खीर झपटते कहा। आपो, बाबा देखिए ना, नमल मासूम सूरत बनाकर कहने लगी। भाई, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते अब। मिस्टर हमजा ने हरी झंडी दिखाई। फिर सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया और टीवी लाउंज की तरफ बढ़ गए। सनम और इसकी वालिदा किचन की तरफ, क्योंकि रात के खाने के बाद चाय इस घर में लाजमी बनती थी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, सनम ने टेबल पे चाय रखते कहा। अरे, चीनी की डब्बी में अंदर भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। आपो, आप बैठो, मैं लाती हूँ। नमल ने इनको बैठने का इशारा किया और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। अरे ये क्या, खीर यहाँ? नमल ने चीनी की डब्बी उठाई और फिर पानी पीने की गर्ज से फ्रिज खोला तो सामने खीर देख कर कहा। आपो मुझे नहीं खाने दे रही थी ना, मैं खुद खा लूंगी, कोई बात नहीं। हाय, छी, इतना नमक! अभी नमल ने एक चम्मच खाया था कि उसे ऐसा लगा जैसे नमक की भरमार की गई हो खीर में। खीर वहीं छोड़े वो लाउंज में चली आई जहां सब बैठे थे। अरे नमल, तुम चीनी लेने गई थी कि जंग फतह करने? नमल की माँ ने इसे देर से आते कहा, मगर नमल कुछ ना बोली और सबको घूरने लगी। पकड़े गए बच्चों, मिस्टर हमजा ने इसे घूरते देख कर कहा। वो नमल, बस आपो, आप सब ने कैसे खाई खीर, इतना नमक था उसमें। नमल ने सनम की बात काटते कहा। भाई, कैसे ना खाते, हमारी गुड़िया ने इतने प्यार से बनाई थी, हमजा मलिक ने प्यार से कहा। बाबा, नमल सीधा अपने बाप के गले लग गई। हम भी हैं, शाजिया और सनम ने एक साथ कहा और वो दोनों भी इसके गले लगी। पीछे मिसेस मलिक ने इनको हमेशा ऐसे खुश रहने की दुआ दी। आप ही प्लीज ना बाबा को बोलें, मुझे जाने दें, देखे मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है, प्लीज मुझे जाने दें। यार निम्मी, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, बाबा नहीं मानेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है यार, तुम अच्छी तरह जानती हो बाबा तुम्हें आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही? नमल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था, मगर इसके वालिद ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे। तब से नमल सनम के पीछे थी कि वो इसके बाबा को मना ले। तभी तो आपको बोल रही हूँ, बाबा को मना लेना, आपको पता भी है मेरा कितना बड़ा ख्वाब है वहां जाने का। नमल ने रोनी सुनत बनाकर कहा। गुड़िया मेरी जान, तुम नहीं जानती, वहां के लोग बहुत सफाक हैं और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ओहो आपी, बी पॉजिटिव यार, कुछ नहीं होता, अच्छा सोचा करें। अभी सनम आगे बोलती कि नमल ने इसकी बात बीच से काट ली। मतलब तुम नहीं मानोगी ना? मतलब हर हाल में जाना है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं बाबा को बोलूंगी, मगर सिर्फ एक बार। सनम ने उंगली से एक बार का इशारा करते इसे बाबर करवाया। याहू, आई लव यू सो मच आपो, आप दुनिया की सबसे अच्छी आपी हैं, लव यू सो मच, नमल ने नारा लगाते इसके गाल पे प्यार करते कहा।
जिस पे सनम सिर्फ नफी में सर हिला कर रह गई। ये क्या बोल रही हो सनम? मैं इसे अकेले कैसे जाने की इजाजत दे सकता हूँ? हरगिज नहीं। वहां के माहौल का पता है तुम्हें कैसा है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। सनम अब अपने बाप के सामने खड़ी ये मनवाने की कोशिश कर रही थी कि नमल को ऑक्सफोर्ड जाने दें, जबकि नमल बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी कि अंदर क्या बात हो रही है। बाबा जान जाने देना, इसका ख्वाब था स्कॉलरशिप पे पढ़ने का, ऑक्सफोर्ड जाने का। और मैंने सारी जांच पड़ताल की है। हॉस्टल में रहेगी, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत सख्त है। आप प्लीज उसे जाने दें। सनम ये बोलते उनका चेहरा देखने लगी। ठीक है, जब उसने जाना ही है तो मैं क्या कह सकता हूँ। कब जाएगी वैसे? परसों। लव यू बाबा। सनम ने ये कहते उनके गाल पे बोसा दिया और वहां से बाहर निकल गई। याहू, अब मैं ऑक्सफोर्ड जाऊंगी, बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। जब से अपने वालिद की इजाजत मिली थी, नमल ने तो बकायदा बेड पे चढ़कर भंगड़ा डाल दिया था। अब बस कर दे नमल, बेड टूट जाएगा प्लीज। ओके ओके फाइन, अब मैं नहीं करूंगी। सनम के डांटने पे वह खामोशी से नीचे उतर आई थी। फाज, सुना है पाकिस्तान से न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फाज का दोस्त इकबाल, जो कि खुद पाकिस्तान से था, इसके वक्त इसके पास बैठते हुए बोला। तो मैं क्या करूं? फाज ने सिगरेट का कश लेते कहा। कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही। इकबाल ने झूठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तू बता, कहाँ था तू इतने दिन? फाज ने सिगरेट पैर के नीचे मसलते कहा। हाँ यार, वो डैड का काम था तो दूसरे टाउन जाना पड़ा। इकबाल ने अपने ना आने की वजह बताई। चल बाहर चलते हैं, फाज ने दूसरा सिगरेट निकालते कहा। और वो दोनों बाहर की जानिब चल दिए। ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। उफ यार, क्या मुसीबत है। क्या हुआ नमल, कपड़े क्यों फेंक रही हो? सनम ने नमल के कपड़े बेड पे फेंकते देख कर कहा। यार आपो, मैं अब क्या करूं, ये कपड़े लेकर जाऊंगी वहां। ये सारे पुराने हो गए हैं, नमल ने एक सूट उठाकर दिखाते कहा। ये भी ठीक बोल रही हो। चलो अब्बू को बोलो। क्या अब्बू को? हाँ, और किसको बोलोगी? अच्छा ठीक है। बाबा जान, नमल कुछ कहना चाहती है आपसे। सनम ने नमल को यूं खामोश देखते खुद ही बाबा को मुखातिब किया। हाँ भाई, क्या बात है? हमजा मलिक ने अखबार साइड पे रखते नमल से पूछा। बाबा जान, मुझे ना नए कपड़े चाहिए, क्योंकि वो सारे पुराने हो गए हैं, मैं वो कैसे पहन सकती हूँ? नमल ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। ठीक है, सनम के साथ जाओ, जितने पैसे चाहिए मैं दे देता हूँ। सच? लव यू बाबा जानी, आई लव यू सो मच। नमल ने इनके गले लगाते लाड से कहा, जिसपे मिस्टर हमजा मुस्कुरा कर रह गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? वैसे तो मेरा दिल नहीं मानता, मगर तुम्हारी जिद की वजह से जाने दे रहा हूँ। आज नमल की रवानगी थी और अब सभी इसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आए थे। जी बाबा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। नमल ने उन्हें तसल्ली दी। मामा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, लव यू सो मच। नमल ने अपनी माँ के सर पे बोसा देते कहा और फिर सनम से मिली। अल्लाह की अमान में, बच्चे ध्यान से जाना। वो तब तक वहीं खड़े रहे जब तक नमल आंखों से ओझल ना हो गई। हाय माई सेल्फ प्रीशे, तुम भी स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा रही हो? नमल अपनी सीट पर बैठी ही थी कि साथ वाली लड़की ने बड़े ही दोस्ताना लहजे में इसे मुखातिब किया। हाय, इट्स मी नमल। हाँ, और तुम? सेम, मैं भी। नमल को वो लड़की बहुत बतौनी लगी थी और फिर दोनों कुछ वक्त में दोस्त बन गई और इनकी बातों का सफर शुरू हो गया। वो शर्टलेस ऊंधे मुंह सो रहा था। इसकी नींद में खलल मोबाइल के चिंगाड़ने से पड़ा। पहले तो इसने इग्नोर कर दिया, मगर दूसरी जानिब भी कोई ढीठ इंसान था। कॉल पे कॉल करते रहा। न चार इसने हाथ यहाँ वहां टटोलना शुरू कर दिया और मोबाइल यस करके कान से लगाया। हाय फाज, तुम आ रहे हो ना आज जोजो की पार्टी पे? फोन में से इकबाल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही फाज के माथे पे बल पड़े। कमीने, तुमने मुझे ये पूछने के लिए कॉल की? फाज ने गुर्रा कर कहा। क्या हुआ फाज? वो जोजो बार बार कॉल कर रहा था कि तुमसे पूछूं तुम आ रहे हो कि नहीं। मुझे आना होगा तो आ जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कॉल की तो तेरा हश्र बिगाड़ दूंगा, आई समझ? फाज ने ये कहते इकबाल की बात सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मोबाइल स्विच ऑफ करके दोबारा सो गया। या हो, फाइनली हम पहुंच गए। मैं कितनी खुश हूँ यार, तुम्हें बता नहीं सकती। वो लोग अभी एयरपोर्ट से उतर कर नीचे आए थे कि नमल ने और प्रीशा ने एक साथ नारा लगाया। खुशी इनके चेहरों से साफ अयां हो रही थी, मगर कौन जाने इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पे दुख हिलकोरे लेगा।
ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ لوگوں کو ہاسٹل ہم پہنچا دیں گے۔ کل سے آپ یونیورسٹی جوائن کریں گے۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے آ کر انہیں کہا اور سب یونیورسٹی بس میں بیٹھ کر ہاسٹل روانہ ہو۔ ہائے شکر ہے ہمارا روم سیم ہے، ورنہ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کون میری روم میٹ ہوگی۔ ریشے نے کمرے میں اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اچھا میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتی، مگر مجھے پتہ ہے تم اس کے ساتھ بھی جلدی گھل مل جاتی۔ نمل نے الماری میں اپنی چیزیں سیٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات بھی ہے، مگر تم تو میری جان بن گئی ہو بھائی، میری تو تمہارے بنا سرنی نہیں تھی۔ پریشے نے بیڈ پر الٹی پالٹی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا ایسے ہی بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو جلدی اور اپنی الماری سیٹ کرو، تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ پریشے نے اسے بے فکر ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کر لوں گی، تم جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ۔ اقبال آج تیرے شاہین کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ فاز نے سگریٹ سلگانے اقبال کو کہا، اشارہ اس کے فرینڈز کی طرف تھا۔ پتہ نہیں یار، آج شاید نہیں آئے۔ اقبال نے بال کھجاتے ہوئے کہا، ویسے روز کہاں گئی فازی؟ گئی یار، تمہیں تو پتہ ہے مجھے نئی چیزوں میں دلچسپی ہے، اور روز کے ساتھ تو ایک ہفتہ ریلیشن میں رہا ہوں، اب تو بس دل بھر گیا۔ کیوں بیبی؟ فاز نے سگریٹ کا کش لگاتے آخر میں اپنی نئی گرل فرینڈ میری کو دیکھتے ہوئے کہا، یس بیبی، آج رات کا کیا پروگرام ہے؟ میری نے ایک ادا سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یار لاسٹ نائٹ بھی تم نہیں آئے تھے، آج تو ضرور آنا۔ اقبال نے بھی حصہ ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آج رات پب میں ملتے ہیں۔ فاز نے سگریٹ پیروں کے نیچے مسلتے جواب دیا، پریشے پریشے اف پریشے کیا ہوا؟ ماما سونے دینا، کیا ہو گیا؟ اف نکمی لڑکی، میں ماما نہیں نمل ہوں۔ او یہ کیا؟ ہاں تو اتنی رات کو تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا کہا تم نے؟ اتنی رات کو؟ کہاں ہے رات؟ ذرا دکھانا مجھے بھی۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھو ٹائم۔ ہاں اللہ، اتنی لیٹ ہو گئی یار، تم نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن محترمہ، یہ میں نے آپ کو 10ویں بار اٹھایا ہے، خود ہی گدے بیچ کے سوئی تھی تم، اور اب چپ چاپ جاؤ جلدی، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ نمل کب سے پریشے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پریشے اٹھ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی بھی وہ پریشے کو ڈانٹ رہی تھی، اور پریشے پھر سے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ پریشے تنبیہ کر کے سیدھا واش روم کے دروازے تک چھوڑ آئی تھی۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، آئندہ کبھی نہیں کروں گا ایسی غلطی۔ آئندہ ایسا کرنے کے لائق رہو گے تبھی کرو گے نا۔ جب تمہیں پتا ہے کہ فاز کو جھوٹ سننا نہیں پسند، تو تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ غلطی کرنے کی؟ ہاں بولو۔ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے ایک لڑکے کا کالر پکڑتے اس کے منہ پہ پے در پہ مکے برساتے گرا کر کہا تو اس لڑکے کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ فاز سوری پلیز معاف کر دو۔ اس لڑکے نے اپنے ہونٹ اور ناک سے خون نکلتے دیکھ گرگرا کر فاز سے کہا، معافی؟ سیریسلی؟ فاز نے معافی لفظ کو سنتے کہا لگاتے 2 اور مکے اس کے منہ پہ جڑ دیے۔ واؤ یار کتنا اوسم ہے نا، کاش میں یہاں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی۔ پریشے نے یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو کس نے روکا ہے بھائی، رہ لو، یا ایسا کرو یہاں سویپر لگ جاؤ تو ٹھیک رہے گا۔ نمل نے اس کی بات سنتے ہنسی روکتے سنجیدہ چہرہ کر کے بولا، تو پریشے نے گھور کر اس پٹاکا کو دیکھا جو صرف دیکھنے میں ہی معصوم لگتی تھی۔ تم نا، یہ اتنا ہجوم کیوں ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ پریشے نے اسے بولتے بولتے پیچھے دیکھ کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر وہاں لے گئی جہاں رش لگا ہوا تھا۔ واٹ ربش، اگر اپنی جان پیاری ہے تو آئندہ ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ گوٹ اٹ؟ فاز نے اسے دھکا دیتے کہا جس سے وہ لڑکا منہ کے بل زمین پہ گرا تھا۔ پریشے چلو یہاں سے، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو جلدی۔ نمل نے جب اس لڑکے کو لہو لہان دیکھا تو کہلاتے ہوئے پریشے کا بازو تھام کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا یار، دیکھنا تو دیکھتی، بڑا ہاٹ لڑکا تھا۔ ہائے، پریشے نے فاز کی پرسنالٹی سوچتے ہوئے کہا، کیا تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا لڑکے تاڑنے؟ چھوڑ یار، تم دشمن سماج ہو ہی ایسا، ہم کیا کہیں؟ پریشے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پھر دونوں ہنس دی، جبکہ نمل نے فاز سے کوسوں میل دور رہنے کا سوچا کیونکہ اسے خون خرابے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آئے ہائے، پاک سے تو حسن کی پریاں آئی ہیں بھائی، اقبال نے نیو لڑکیوں کو دیکھتے کہا۔ حسن کی پریاں ہو ہی نہ جائیں۔ فاز نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، یار مجھے کون سا ان سے شادی کرنی ہے، مجھے تو۔ اقبال نے کمینگی سے مسکراتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فاز، میری کہاں گئی؟ کل تک تو تمہارے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ اقبال نے اچانک یاد آنے پہ پوچھا، تجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتا؟ فاز نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا جس پہ اقبال پھیکی ہنسی ہنس دیا کیونکہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ دن گزر رہے تھے، یہاں آئے ان کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ ان 2 مہینوں میں نمل ایک بار بھی غلطی سے فاز کے سامنے نہ گئی۔
جبکہ پریشے سارا دن اس کے گن گاتی رہتی۔ انف یار، چپ ہو جاؤ، سارا دن فاز نامہ سنا سنا کر کان پکا دیے میرے۔ ابھی بھی پریشے فاز کی ڈریسنگ کی تعریف کر رہی تھی کہ نمل نے اسے ٹوکا۔ کیا یار، اتنا ہی ہینڈسم بندہ ہے، اس کی تعریف نہ کروں تو کیا سر ٹکلے کی کروں؟ پریشے نے اسے دیکھتے سر جیری کا حوالہ دیا، جن کے بال بھری جوانی میں ہی اڑ گئے تھے۔ بس کر دو، سر ہیں ہمارے وہ، اور تم انہیں ٹکلا بول رہی ہو، نمل نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ابھی ابھی وہ کلاس سے باہر نکلی تھی اور گراؤنڈ کی طرف جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، آئی وانٹ ٹو یو سے سم تھنگ۔ ابھی وہ کوریڈور سے باہر نکلی ہی تھی کہ اپنے پیچھے آواز سن کر پلٹی۔ جی، پریشے نے اس کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے نہیں، ان سے بات کرنی ہے۔ اقبال، جو بہت دنوں سے نمل پر نظر رکھے ہوئے تھا، آج موقع ملتے ہی اس نے کہنے لگا۔ جی بولیں، نمل نے اقبال کو دیکھتے استفسار کیا۔ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی ہے۔ بہت سمجھایا ہے اس کو، مگر اب میرا بس نہیں اپنے دل پہ، اس لیے میں آپ کے سامنے آج آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ کیا آپ میری گرل فرینڈ بنیں گی؟ اقبال نے حیرت سے کنگ کھڑی نمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوری بٹ میں آپ کو جانتی نہیں اور نہ ہی آپ مجھے پسند ہیں۔ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، نہ کہ یہ کام کرنے۔ آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں۔ نمل نے حیرت کی دنیا سے واپس آتے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ ارے سنو تو، جو کہو گی دوں گا، پیسہ، عیش آرام، سب کچھ۔ چٹاخ! اقبال نے نمل کا ہاتھ پکڑ کر لالچ دیتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ گال پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے سن کر دیا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، کیا مجھے یہ پیسوں پہ مرنے والی لڑکی سمجھ رکھا ہے کہ پیسوں کی لالچ دو گے تو میں مان جاؤں گی؟ گھٹیا انسان کہیں کے! اگر مجھے دوبارہ ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ ڈالوں گی، آئی سمجھ؟ نمل نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہتے رکی نہیں، پریشے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل دی۔ یوں بچ، اس کی اتنی ہمت، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اس نے۔ اس کو تو میں نہیں چھوڑنے والا، اس تھپڑ کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اقبال نے اپنی گال سہلاتے ہوئے بولا اور واپس پلٹ کر چلا گیا۔ واہ میری شیرنی، تم نے تو کمال کر دیا، کیا تھپڑ مارا اس کمینے کو، دل خوش کر دیا یار۔ ابھی ابھی دونوں اپنے ہاسٹل میں پہنچی تھیں کہ پریشے نے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے نمل کو کہا۔ سمجھ کیا رکھا ہے، مطلب حد ہو گئی، ہر کوئی پیسے پہ نہیں مرتا، اور میرا ہاتھ پکڑا اس نے۔ نمل نے اپنا بیگ رکھتے غصے سے بولا۔ ویسے یار ایک بات کہوں، تمہاری اور فاز کی جوڑی بہت جچے گی، ہائے دونوں کتنے اچھے لگو گے۔ پریشے اپنے ہی دھن میں بولتی نمل کو غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے اپنی زبان کو بریک لگا گئی۔ پریشے! ابھی وہ پریشے کے پیچھے جاتی، پریشے نے جلدی سے چھلانگ لگاتے واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے نمل گہرا سانس بھرتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فاز، ویسے تو تم ہر لڑکی پہ مرتی ہے، ہر کوئی تمہاری گرل فرینڈ بننے کے خواب دیکھتی ہے، اگر تم اس لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا کے دکھاؤ تو میں مانوں۔ اقبال نے سامنے جاتی نمل کو دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ فاز کو کہا۔ فاز، جو موبائل میں مگن تھا، اقبال کی بات سنتے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو نظریں ایک لمحے کے لیے پلٹنا بھول گئیں۔ سامنے ہی نمل پنک فراک پہنے، سر پر دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، مسکراتے ہوئی پریشے کے ساتھ بات کرتے کلاس کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ فاز نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اقبال سے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، بڑا گھمنڈ ہے اس لڑکی کو خود پہ کہ اس کو کسی سے پیار نہیں ہو سکتا، یونیورسٹی کے بہت سے لڑکوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اقبال نے اپنی بات گل کرتے بات بہت سے لڑکوں پہ ڈال دی۔ تو ٹھیک ہے فاز، تمہارا چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے۔ فاز نے اپنی آنکھیں بند کرتے سر کار کے ڈور کے ساتھ لگاتے کہا۔ پیچھے اقبال شیطانی مسکراہٹ لیے نمل کو دیکھتا رہ گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ نمل جو کوریڈور سے ٹرن لے رہی تھی سامنے سے آتے فاز کو نہ دیکھ پائی اور ٹکرا گئی، جس سے فاز کا موبائل نیچے گر گیا، جس کو اٹھاتے اس نے ڈرتے ڈرتے فاز کو انگلش میں سوری کہا۔ او اٹس اوکے، میرا دھیان نہیں تھا، کوئی بات نہیں۔ فاز نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ پاکستانی ہو؟ فاز نے اچانک اردو میں کہا تو نمل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کہاں وہ اسے انگریز سمجھ رہی تھی، کہاں وہ اردو میں اسے مخاطب کر رہا تھا۔ ہاں، آپ کو اردو آتی ہے؟ نمل نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس آتی ہے، تبھی تو بول رہا ہوں، فاز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ نمل معذرت کرتے وہاں سے نکلنا چاہے۔ کوئی بات نہیں، فاز نے بھی اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ مس نمل، حمزہ ملک آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا؟ فاز نے دل میں اسے مخاطب کیا اور اپنے کانوں میں ایئر بڈز لگا دیے۔
ہے पाकिस्तानी गर्ल, कैसी हो? अगले दिन फाज ने इसे लाइब्रेरी से निकलते मुखातिब किया। वो जो अपनी धुन में जा रही थी। अपना नाम सुनते पलटी, मगर पीछे फाज को मुस्कुराते देख इसने हलक तर किया। आपको मेरा नाम कैसे पता? वैसे जैसे तुमको मेरा नाम पता है। फाज ने भी इसी की तरह जवाब दिया, मगर आज वो आपसे तुम तक आ गया था। अच्छा, मैं ठीक हूँ। नमल ने बस इतना ही कहा। अच्छा, गुड। सुनो। नमल को पलटते देख फाज ने जल्दी से कहा। जी। प्रीशे, काश तुम मेरे साथ होती। नमल ने दिल में प्रीशे को सोचा, जो आज तबीयत खराबी का बहाना बनाते हुए नहीं आई थी। फ्रेंड्स, एक्चुअली तुम भी मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम, तुम भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। हाँ, बट हम बहुत पहले यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सो प्लीज। नमल को जवाब ना देते फाज ने कहा। जी फ्रेंड्स। नमल ने भी मुस्कुराते इसकी पेशकश कबूल कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फाज का बिहेवियर इकबाल से कई गुना ज्यादा बेहतर लगा था, जो कि सिर्फ इसकी भूल थी। और इनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी, जो कि फाज की सोची समझी प्लानिंग थी। अब नमल परिशे फाज अक्सर साथ होते, और फाज का इखलाक काबिले दीद था। फाज, एक बात पूछूं? नमल ने फाज को देखते हुए कहा, जबकि परिशे ने इसे चुप रहने का इशारा किया, मगर इसने इग्नोर कर दिया। हाँ पूछो। फाज ने मोबाइल में सर दिए ही कहा। इस वक्त वो तीनों कैंटीन में बैठे थे। आपने उस दिन उस लड़के को क्यों मारा था? नमल ने ठहर ठहर कर कहा। हाँ, कौन सा लड़का? फाज ने ना समझी से इसे देखा। वही जिसको आप बोल रहे थे कि हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। नमल ने सोचते सोचते कहा। तुम इस दिन गेट के पास वाले लड़के का बोल रही हो? फाज ने सोचते हुए कहा, जिसपे नमल ने झट से इस्बात में सर हिलाया। उससे वो एक लड़की को छेड़ रहा था, तभी मारा था मैंने। फाज ने बड़ी सफाई से झूठ बोला था, जिसे नमल ने सच मान लिया, और इसकी नज़र में फाज की और भी इज्जत बढ़ गई। आप बहुत अच्छे हैं, बेसाख्ता नमल के मुंह से निकला था। नहीं तो मेरा फर्ज था, मेरे सामने छेड़ रहा था और मैं बुजदिलों की तरह देखता रहता, कभी भी नहीं। फाज ने सर झटकते कहा, और निमल सिर्फ मुझसे मुस्कुराते ही देख सकी। आपो आपो, मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ गुड़िया, बोलो ना, क्या कहना है? आपो, मुझे ना वो मैं कह रही थी। नमल, क्या बात है, साफ कहो ना। नमल अभी सनम से कॉल पे बात कर रही थी, और कुछ सोचते नमल ने एक बात का आगाज किया, जिसे बोलने में वो हिचकिचा रही थी। आपो, वो ना, मुझे ना प्यार हो गया है। नमल ने आंखें बंद करते एक सांस में कहा, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई थी। हेलो आपो। दूसरी तरफ खामोशी महसूस करते नमल ने अपनी बहन को पुकारा। नमल मेरी जान, तुम जानती नहीं हो वहाँ के लोग कितने सफाक होते हैं। उनके लिए ये सब टाइम पास होता है। मेरी जान, इन चक्करों में ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगी। ओहो आपो, आप जानती नहीं, फाज बहुत अच्छा है। बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों की, और सबकी मदद भी करता है। वो ऐसा नहीं जैसा आप सोच रही हैं। आप अगर इससे बात करेंगी ना, आप भी इसकी फैन हो जाएंगी। सनम इसे अभी समझा रही थी कि नमल ने इसकी बात काटते फाज की केयर रिस्पेक्ट सोचते मुस्कुराते हुए कहा, जिस पे सनम खामोश हो गई। मेरी जान, एक बार फिर सोच लो, कोई इतना अच्छा नहीं होता जितना बनता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती बच्चे। सनम ने एक बार फिर कोशिश की इसे समझाने की। आपो भी पॉजिटिव, फाज सोना है सोना, और बहुत अच्छे भी हैं। नमल ने एक बार फिर सनम से कहा। सनम अब बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी अब नमल को समझाने का कोई फायदा नहीं। वो वही करेगी जो इसका दिल चाहेगा। आज मामूल के खिलाफ परिशे और फाज कुछ दूर दूर थे नमल से, जो कि नमल भी नोट कर रही थी, मगर उसने कहा कुछ नहीं। नमल, नमल बात सुनो। नमल, जो लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रही थी, परिशे की आवाज सुनकर इसकी तरफ देखा। हाँ, क्या हुआ? नमल ने दोबारा बुक खोजते ही कहा। तुम्हें फाज बुला रहा है। मुझे? क्यों? कहाँ? कैंटीन साइड पे, जहाँ हम बैठते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। नहीं, तुम्हें अकेले में बुला रहा है। अकेले में क्यों, कोई बात है क्या? मुझे क्या पता, तुम जाओ। परिशे कंधे उचका कर कहती बाहर की जानिब चल दी, जबकि नमल भी वहां से बाहर चल दी। ये क्लास में इतना अंधेरा क्यों है? फाज कहाँ है? फाज कहाँ हैं आप? मैं यहीं हूँ, आ जाओ। नमल को दरवाजे पे खड़े देखते फाज ने कहा। उफ, अभी नमल ने अंधेरे में कदम रखा ही था कि पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। अचानक लाइट्स ऑन होते ही नमल ने जोर से आंखें मींची। नमल, मैं आज तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। फाज की आवाज सुनते ही नमल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, जबकि रूम को देखते एक पल को तो नमल भी हैरान हो गई थी। रूम को बहुत ही प्यारे तरीके से सिक्योर किया गया था, और दीवार पे बहुत ही प्यारे तरीके से विल यू मैरी मी लिखा हुआ था। नमल हैरत से सब देख रही थी। उसको होश में की दुनिया में फाज की आवाज ने लाया था।
مجھے نہیں پتا کب کیسے تم میرے لیے اتنی خاص ہو گئی نمل، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مجھے ہر جگہ بس تم ہی نظر آتی ہو۔ مجھے نہیں پتا تم کب سے میرے دل میں ایک خاص مقام بنا گئی ہو۔ اب تو تمہارے بنا جینا کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا دل اب میں بس میں باہر ہے، اب نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر۔ کیا تم مجھے اپنا ہم سفر بنانا پسند کرو گی؟ کیا تم میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بولو نمل، ول یو میری می؟ آئی لو یو سو مچ، ڈو یو لو می؟ فاز نے نمل کی آنکھوں میں جھانکتے سارے الفاظ کہے تھے۔ نمل تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ یس یس آئی لو یو ٹو، آئی ول میری یو ود یو، نمل نے آنکھوں میں آنسو لیے فاز کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پہ فاز نے گہرا مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنا سر اس کے سر سے جوڑا تھا۔ او ہو، اس بات پہ تو وہی پارٹی بنتی ہے۔ باہر سے دروازہ کھولتی پریشا نے نعرہ لگایا تھا، جس پہ نمل اچھل کر فاز سے دور ہوئی تھی اور فاز مسکرا دیا تھا۔ کیوں نہیں، چلے ساری صاحبہ، فاز نے مسکراتے ہوئے کہا اور نمل کا ہاتھ تھامے قدم آگے کی جانب۔ آج فاز اور نمل کے ریلیشن کو 10 دن ہو گئے تھے۔ ابھی وہ دونوں اپنی کلاسز لے کر کینٹین کی جانب جا رہے تھے۔ نمل اکیلی تھی کیونکہ پریشا میڈم آج شاپنگ کرنے گئی تھی۔ فاز، آپ کا تو لاسٹ ٹرم ہے اور میرا سیکنڈ۔ جب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے، ہے نا؟ چلتے چلتے نمل نے فاز کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب شادی کر لیں گے؟ فاز نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ شادی مطلب شادی اور کیا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا نا ہم شادی کر لیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، پھر شادی بھی کریں گے میری اسٹڈی کمپلیٹ ہونے تک، اور آپ بھی سیٹل ہو جائیں گے تب تک، نمل نے جیسے یاد دہانی کرائی تھی فاز کو، جس پہ فاز طنزیہ ہنسی ہنسا تھا۔ میں فاز ابراہیم، محبت وہ بھی تم جیسی لڑکی سے؟ سیریسلی؟ کیا مطلب؟ نمل کی بات سن کر اس نے جیسے اس بات کی تصدیق چاہی۔ مطلب یہ کہ میں نے یعنی فاز ابراہیم نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں، کیونکہ میرا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں کہ تم جیسی لڑکی سے محبت کرے، اس نے تم جیسی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ نمل نے نفی میں سر ہلاتے اس کی بات کی نفی کرنی چاہی۔ وہ سب پرینک تھا، میں نے کبھی بھی تم سے محبت نہیں کی۔ وہ سب تو ایک ڈرامہ تھا، ایک جال تھا جس میں تم ہنسی خوشی پھنس گئی۔ بہت غرور تھا نا تم کو خود پہ کہ تم کبھی محبت کے چکروں میں نہیں آؤ گی۔ اب کیا ہوا؟ فاز نے کہکہا لگاتے ہوئے بولا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ سے مقابل کے دل پہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سنو سنو مس نمل، جو اس بات کی دعوے دار تھی کہ ان کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، اب یہ میڈم فاز ابراہیم سے محبت کا روگ پال بیٹھی ہیں۔ اس نے یونیورسٹی کی پارک پہ پڑی بینچ پر کھڑے ہوتے اعلانیہ کہا تو اس کے آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس اس کی بات پہ ہنس دیے۔ بہت پچھتاؤ گے تم، دیکھنا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب تم رو گے گر گڑاؤ گے بھی، تم مجھے پا نہیں سکو گے، نمل نے آنسوؤں سے تر چہرے سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ میں کبھی پچھتاتا نہیں، فاز نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی۔ اس بات سے انجان کے قسمت اسے بہت رلانے والی ہے۔ فاز کے الفاظ سننے کے بعد نمل روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پریشے، بات سنو، نمل نہیں آئی آج؟ اگلے دن پریشے کی دوست شینا نے پریشے کو اکیلے دیکھتے ہوئے کہا۔ فاز جو اقبال کے ساتھ وہاں سے جا رہا تھا، نمل کا نام سنتے وہیں رک گیا۔ ہاں پتہ نہیں یار، کل میں لیٹ آئی تھی شاپنگ سے تو دیکھا روم خالی تھا اور ٹیبل پر ایک لیٹر پڑا ہوا تھا جس میں نمل نے لکھا تھا کہ وہ واپس پاکستان جا رہی ہے، اس کی فلائٹ ہے۔ ایسے اچانک چلی گئی، مجھے بتایا بھی نہیں، اور کل سے بہت بار کال بھی کر چکی ہوں، رسپانس بھی نہیں دے رہی، پریشا نے پریشانی سے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے فاز کے دل کو کچھ ہوا تھا جسے فاز نے اگنور کر دیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ رک بھی کیسے سکتی ہے، کل اتنا تماشا جو ہوا تھا اس معصوم لڑکی کا، شینا نے افسوس سے سر ہلاتے کہا۔ کیا مطلب تماشا؟ پریشا نے حیران ہوتے اس کو بولا۔ تمہیں نہیں پتا؟ پھر شینا نے اسی ساری بات بتائی جس پہ وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے فاز سے بات کرنی ہے۔ چپ کرو، کوئی بات نہیں کرنی، جان پیاری نہیں ہے کیا تمہیں؟ چلو کلاس میں۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ شینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ 2 سال بعد۔ ارے بابا آ رہی ہوں، کیا ہو گیا؟ دروازہ توڑو گے کیا؟ سنم جو کچن میں کام کر رہی تھی زور سے دروازہ پیٹنے کی
आवाज़ सुन के बोली, जी आप कौन हैं? दरवाज़ा खोलते एक अजनबी को अपने सामने देखते सनम ने कहा, आपी मैं फ़ाज़। जी कौन फ़ाज़? निकल जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ? पहले तो सनम ने न समझते हुए कहा, मगर जब समझ गई तो गुस्से से बोली, आपी बात तो सुने मेरी, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ नमल को बुलाएं, मुझे माफ़ी मांगनी है उससे। फ़ाज़ ने सर झुकाते हुए कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, नहीं है नमल यहाँ। सनम ने एक बार फिर तेज़ लहजे में कहा, देखिए आपी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ नमल को बुला दें, मैं मर जाऊँगा। ये 2 साल मैंने जैसे उसको पागलों की तरह ढूंढा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। प्लीज़ एक बार मिलने दें मुझे, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। मुझे माफ़ कर दें, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। फ़ाज़ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये बात सच भी थी। नमल के जाने के बाद फ़ाज़ को बहुत जल्द ही एहसास हो गया था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा था और इसने उसको पागलों की तरह ढूंढा था और अब जाके इसने इसका पता मिला था। क्या कहा, माफ़ी? माफ़ी चाहते हो तुम? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि नमल अब इस दुनिया में नहीं रही। आपी प्लीज़ ये आप क्या कह रही हैं? अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती तो आप ऐसे तो ना कहें। फ़ाज़ ने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मर गई है वो। मार दिया तुम्हारी इस 2 दिन की मोहब्बत ने उसे। वो लड़की जो खरगोश की चोट देखते रो देती थी, आज हमें तकलीफ़ में देख कर भी हमारे पास नहीं। बहुत रोका था मैंने उसे, नमल ना जाओ, ना करो मोहब्बत गैरों से, बहुत शफ़ाक होते हैं। नहीं मानी मेरी बात, अब देखो। ये कहते सनम फूट फूट कर रोती, जबकि फ़ाज़ पत्थर का हो गया था। उसे लगा जैसे किसी ने इसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। पत्थराई नज़रों से सनम को रोते देख रहा था। ये सब कैसे? फ़ाज़ बस इतना ही बोल सका। इससे आगे इसमें बोलने की सकत ना रही। माज़ी। वहाँ से वापसी के बाद नमल बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना किसी से बात करती, ना कुछ कहती। घर वालों के पूछने पे इसने ये बहाना बना दिया कि इसे अम्मी अब्बू की बहुत याद आती थी, इसलिए वहाँ से चली आई। जबकि सनम को इसकी बात पे यकीन नहीं आया था। इसने बहुत बार पूछा, मगर वो बात को टाल देती। नमल मुझे सच सच बताओ, कल तक तुम बहुत खुश थी वहाँ, फिर अचानक एक दिन में तुम्हें हमारी याद आ गई और तुम वहाँ से लौट आई। क्या हुआ है, मुझे सच बताना, तुम्हें मेरी कसम। सनम ने उसे अपनी कसम देते हुए कहा, जिस पे नमल रोने लगी। आपो सब खत्म हो गया, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, उसने जानबूझकर मुझे तोड़ने के लिए ये सब किया। आप सब कहती थी कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, देखो आपो आपकी गुड़िया बर्बाद हो गई। नमल रोते हुए सनम के सीने लगी, सब बताने लगी, जिस पे सनम सकते की हालत में इसे देखने लगी। फिर खुद को कंपोज करते नमल ने कहा, नमल मेरी जान सब्र रखो, शायद अल्लाह ने सब तुम्हारी बेहतरी के लिए किया हो सकता है वो इंसान तुम्हें डिज़र्व ही ना करता हो। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए कोई सच्चा और अच्छा हमसफ़र लिखा हो। रोना बंद करो मेरी जान, आपो है ना आपके पास। सनम ने इसके आंसू साफ करते इसे हिम्मत दिलानी चाही, जिस पे नमल बस सर हिलाकर रह गई। नमल को कुछ दिन से बहुत चक्कर आ रहे थे, जिसका जिक्र इसने किसी से ना किया। आज भी वो किचन से बाहर निकल रही थी कि चक्कर आने की वजह से गिरने लगी कि सनम ने उसे संभाल लिया। नमल तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नमल ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नहीं आपी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, ठीक हो जाऊंगी। नमल ने सनम का हाथ थामते हुए कहा, ओहो आपो कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नमल ने इसकी बात काटते हुए कहा, नमल कहाँ हो तुम बेटा? नमल। सनम हमजा जल्दी आई, देखिए नमल को क्या हो गया है। नमल की अम्मी इसे खाने पर बुलाने के लिए आई थीं। जब नमल को नीचे ज़मीन पर गिरे देख अपने शोहर और सनम को पुकारा, क्या हुआ अम्मी? नमल क्या हुआ है तुम्हें? उठो नमल मेरी जान। सनम ने इसे हिलाते हुए कहा और फिर सब इसे लिए हॉस्पिटल रवाना हो गए। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटी को, वो ठीक तो है? हमजा मलिक ने डॉक्टर को बाहर आते देख कर कहा था। जी हिम्मत से काम लीजिएगा, जो मैं बात बताने वाला हूँ आपको खुद को मजबूत रखना होगा। ठीक है बताएं डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बहन को? सनम ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, जी आपके पेशेंट ब्रेन ट्यूमर है और इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट वो ज़्यादा वक्त ज़िंदा नहीं रह सकेगी क्योंकि इनका लास्ट स्टेज चल रहा है। अगर आप पहले आते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। डॉक्टर इन सबको बताते हुए वहाँ से चल दिया, जबकि पीछे वो सब सकते किसी हालत में वहाँ खड़े हो गए थे। मिसिज मलिक तो कुर्सी पे ढह सी गई थीं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।
अब वो सब कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर वही हुआ जिस बात का सबको डर था। नमल सबको रुलाती इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। पीछे वो सब रोते ही रह गए। कल तक जो घर खुशियों का बसेरा हुआ करता था, आज वहां गम के बादल छाए हुए थे। तुम्हें पता है मरते वक्त उसने क्या कहा था? उसने बोला, मैं नमल मलिक फाज इब्राहिम तुम्हें खुद से अपनी मोहब्बत से आज़ाद करती हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। काश तुम उसकी ज़िंदगी में ना आते। काश हम कभी उसे वहां भेजते ही ना। तो आज मेरी बहन जिंदा होती, नमल जिंदा होती। तुम कातिल हो मेरी बहन के, मेरी बहन की खुशियों के। कातिल हो तुम। सनम यह कहती फिर से रोने लगी। आपी प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दें। फाज सनम के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। माफी? माफी चाहिए तुम्हें तो जाओ पहले उससे माफी मांगो जिसके तुम गुनहगार हो। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो समझ लेना हमने भी माफ कर दिया। सनम ने रोते हुए इससे कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। फाज वहां से किसी हारे हुए जवारी की तरह वापस मुड़ गया और सीधा कब्रिस्तान गया था। थोड़ी देर पागलों की तरह ढूंढते ही उसे सामने बड़े बड़े अल्फाज में लिखा एक बोर्ड नजर आया, जहां साफ लफ्जों में लिखा था, नमल बिनते हमजा मलिक। नमल, नमल मुझे माफ कर दो यार। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तो ना दो। मैं मर जाऊंगा, प्लीज लौट आओ। लौट आओ नमल प्लीज। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, जैसा कहोगी वैसा करूंगा। एक बार, सिर्फ एक बार लौट आओ नमल प्लीज, सिर्फ एक बार। इसकी कब्र के सामने रोते इसने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, जबकि आसपास जाते लोग इसे बस पागलों की तरह रोते और अपने बाल नोचते देख रहे थे, क्योंकि पछतावा अब उसका मुकद्दर बन चुका था। इसने अपने हाथों से ही अपनी जन्नत नोच डाली थी। नमल का कहा सच हुआ था। अब वो तड़प रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मगर वो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। बाज़ औक़ात हम अपनी अना की वजह से हर वो मोहब्बत करने वाला हाथ तोड़ डालते हैं, हर वो रास्ता बंद कर देते हैं जो हमसे मोहब्बत करता हो, हमारी कदर करता हो। फाज ने भी वही किया था। अपनी अना में आकर उसने अपनी मोहब्बत को रोंद डाला था और अब पछता रहा था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। वो कहते हैं ना, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। वो सच ही तो कहता था कि हमेशा देर की मैंने, ज़रूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में, तुम्हें आवाज़ देने में, तुम्हें वापस बुलाने में, हमेशा देर की मैंने। हाँ मैं जानता हूँ वो सच कह गया था, तुम्हें मिलने से पहले और तुम्हें पा लेने तक। आखिर क्यों इतनी देर की मैंने।